Hey friends, so we were discussing about Indian polity. लास्ट क्लास में हमने देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमने जाना था कब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ ना समझ में आए तो आप पहले उस लेक्चर को, प्रीवियस लेक्चर को जाकर देख लें। मैं हूं आयुष और यहाँ हम लोग इंडियन पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ख़ास करके जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो नॉलेज सूप यूपीएससी में आपका स्वागत है और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो हमने स्टोरी स्टार्ट करी थी ईयर 1600 से और अब हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करप्शन जो कंपनी में थी उसको ख़त्म करने के लिए जो भी सारे एक्ट्स लेकर आए वो सब क्या क्या थे और उसमें कौन कौन से रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई जिससे कि यहाँ पे करप्शन ना हो उनके कंपनीज़ में। तो वो जो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ऑल राइट, सो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर ऑफ बंगाल इस एक्ट के टाइम पे लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग थे और इनको ही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बनाया गया आफ्टर दिस एक्ट। इस एक्ट में ही जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग को बनाया गया। ठीक है, ये जो एक्ट है ये ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस रखता है कंपनी के लिए। इसके आने के बाद कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक न्यू चैप्टर ओपन हुई। ऑल राइट, सो नेक्स्ट है ये जो एक्ट्स आए ये स्टार्ट जो हुआ ये तब हुआ जब इंग्लैंड के पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ और इन्होंने ही एक सेलेक्ट कमेटी बनाई और उनको बोला कि आप कोई सेट ऑफ रूल्स बनाइए जिससे कि जो करप्शन है कंपनी में कम हो जाए। ओके, सो लॉर्ड नॉर्थ थे उस समय वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट के। सो अब हम लोग इसके फीचर्स को देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट का पहला फीचर था वही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनका जो ऑफिस ऑफ टर्म था वो 5 इयर्स का रखा गया और आप इसको कनेक्ट करिएगा अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और कमेंट में बताइएगा कि किनका किनका 5 साल का टेन्योर होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या था कि फर्स्ट गवर्नर जनरल किनको बनाया गया, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पहले 3 सेपरेट प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। इन सारे एक्ट्स के आने के पहले 3 सेपरेट प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। ऑल राइट, नाउ आफ्टर दिस एक्ट क्या होता है कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के सबॉर्डिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन अ सेंस ये हमें दिखाता है कि अब धीरे धीरे वो पावर्स को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। अलग अलग जो रूल्स कर रहे थे, अलग अलग प्रेसिडेंसीज में अलग अलग जो रूल्स चल रहे थे उन सबको अब एक जगह सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही थी। ठीक, और इस एक्ट के ही बाद वहाँ पे एक कोलकाता में या कलकत्ता में, उस समय कलकत्ता कहा जाता था, 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। ऑल राइट, सुप्रीम कोर्ट को सेटअप किया गया इन द ईयर 1774 बाय अ रॉयल चार्टर और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी। एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी ये। इसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे। इसकी जो स्ट्रेंथ थी उसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस हुआ करते थे। ऑल राइट, एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसके अंडर में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी थे जिनका टर्म ऑफ ऑफिस पहले 1 साल का हुआ करता था और उसको बढ़ा के इन्होंने 4 साल का कर दिया था।
4 साल का कर दिया था। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से थे वो लोग क्या करते थे, 1/4 ऑफ देम हर साल रिटायर होंगे, ये भी प्रोविज़न किया गया। तो गवर्नर जनरल जो बनाया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, यहाँ पे एक पॉइंट और भी है जिसको आपको समझना है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनको असिस्ट करने के लिए 4 काउंसिल ऑफ मेंबर्स दिए गए। और 4 काउंसिल, कोई भी जब आती थी, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लाई जाती थी, जिनको एक्ट्स बनाया गया या करना होता था, इम्पोज करना होता था, तो उसमें वो लोग वोटिंग करते थे। और गवर्नर जनरल जो थे, इनका वोट एज अ कास्टिंग वोट यूज़ होता था। जब कहीं कोई टाई हो गई वोटिंग में तो ये कास्टिंग वोट देंगे। तो इसको भी आप अभी के सिनारियो में देखिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसके किसके पास कास्टिंग वोट होता है, और कमेंट में बताइएगा। ऑल राइट, फिर हम लोग इसके मेरिट्स के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके मेरिट्स क्या क्या थे। तो मेरिट्स इसका ये है कि कंपनी जो है वो अंडर आ गई पार्लियामेंट कंट्रोल, डायरेक्टली अंडर पार्लियामेंट कंट्रोल ये आ गई कंपनी। और इससे क्या हुआ ना कि धीरे धीरे वो जो करप्शन था वो कम होते चला गया। और इंग्लैंड, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को एक मैसेज देने की कोशिश की कि हम लोग वेलफेयर ऑफ इंडियंस के लिए काम कर रहे हैं। वो एक मैसेज देने की कोशिश की गई। कंपनी के आर्बिट्ररी रूल्स को एंड करके ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम लोग आपके बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ओके। और मेन डिफेक्ट इसमें क्या था कि गवर्नर जनरल जो थे उनको बना दिया गया पावरलेस। उनके वोट को भी कास्टिंग वोट कर दिया गया। उनको सबसे राय लेनी पड़ती थी, वो खुद से कुछ नहीं कर सकते थे। तो गवर्नर जनरल को जो है पावरलेस बना दिया गया इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। तो अब हम लोग देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। नेक्स्ट क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंग्लैंड के वो बनते हैं पिट द यंगर। ओके, पिट द यंगर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड बनते हैं। और रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे डिफेक्ट्स थे जिनको कि दूर करना बहुत ज़रूरी हो गया था। सो इस पर्पस के लिए उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 लाया। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 लेकर के आए। क्यों लेकर के आए? टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो अब क्या होता है कि इस एक्ट को लाने समय भी वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत सारी डिस्प्यूट्स हुई, बहुत सारे बिटर डिबेट्स हुए हाउसेज में, उनके हाउसेज में। लेकिन आफ्टर अ ह्यूज डिस्कशन उस एक्ट को, पिट्स इंडिया एक्ट को पास कर दिया गया। ऑल राइट, देन इसके फीचर्स हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या है, इस एक्ट के थ्रू एक डिस्टिंक्शन की गई कि जो कंपनी की कॉमर्शियल फंक्शन और जो पॉलिटिकल फंक्शन होगी वो डिफरेंट होगी। कॉमर्शियल बॉडी अलग बनाई गई और पॉलिटिकल बॉडी अलग बनाई गई, और दोनों के डिसीजंस जो हैं वो अलग अलग बॉडीज़ लिया करेंगे। ये इस एक्ट के थ्रू प्रोविज़न किया गया। तो क्या होता है फिर कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया गया जो कि कॉमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेंगे। तो बोर्ड ऑफ काउंसिल कंट्रोल जो है वो 6 मेंबर्स का होता था। 6 मेंबर्स का क्रिएट किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स होंगे, और ये अपॉइंट किए जाएंगे डायरेक्टली बाय द क्राउन। क्राउन मीन्स ब्रिटिश क्राउन। ऑल राइट,
देन डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू। और ये जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि कॉमर्शियल अफेयर्स जो है उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज कर रहे हैं और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उसको मैनेज किया जा रहा है। इस कारण से ऐसा हमने कहा कि ये जो है डबल गवर्नमेंट, इस सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट की तरह ये काम कर रहा था। तो होता क्या है यहाँ पे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, जो पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके पास पावर्स ज़्यादा हो गई। उनके जो पावर के एरियाज़ थे वो बढ़ गए, उनके पास ज़्यादा पावर आ गई। और अब हम लोग इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे इस एक्ट के जो हम लोग नोट कर सकते हैं, वो थे कि फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री और कंपनीज़ हिस्ट्री, ये जो कंपनीज़ की टेरिटरीज़ थी इंडिया में जो उन्होंने एक्वायर किया था, उसको इस एक्ट में ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। जो कंपनीज़ टेरिटरीज़ थी इंडिया में उसको ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया कि ये ब्रिटिश के अधीन है, ये सब चीज़ें जो कंपनी की टेरिटरी हैं भारत में। सेकंड थिंग क्या थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो सुप्रीम कंट्रोल हो गया उसका कंपनीज़ के अफेयर्स पे और उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ये इसकी सेकंड क्या थी, सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी जो हम यहाँ से अपने फ़ायदे के लिए, अपने एग्ज़ाम पर्पस के लिए याद रख सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि इसके बाद से पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बाद आना शुरू होता है चार्टर्स एक्ट। तो चार्टर एक्ट आना शुरू होता है 1813 और 1833 का। तो 1813 में जस्ट एक पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोग याद कर सकते हैं, रख सकते हैं, वो ये कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो था उसके अंदर एक प्रोविज़न थी कि इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हर साल ब्रिटिश गवर्नमेंट 1 लाख रुपीज़ खर्च करेगी। ये एक फीचर था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग 1833 का चार्टर एक्ट देखेंगे और उसके फीचर्स को देखेंगे। तो 1833 के चार्टर एक्ट को हम लोग कहते हैं कि ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। जो पावर को सेंट्रलाइज करने की प्रोसेस शुरू की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, उसको फाइनल स्टेप कहा जा सकता है चार्टर एक्ट 1833 का, जो कि सेंट्रलाइज पूरी तरीके से कर देगा ब्रिटिश इंडिया को। ऑल राइट, देन इसके फीचर्स क्या क्या थे। इसके फीचर्स आप देखेंगे कि ये थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस एक्ट के आने के बाद, इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आने के बाद, वो ईस्ट इंडिया कंपनी कॉमर्शियल एजेंसी नहीं रह गई। रादर वो क्या बन गई, एक पॉलिटिकल एजेंट बन गई क्राउन की, पॉलिटिकल एजेंट बन गई क्राउन की, ब्रिटिश क्राउन की। अब वो कॉमर्शियल एजेंसी बिल्कुल भी नहीं रही। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है लिटरली भारत को गवर्न करने लगे थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑल राइट, देन फर्दर चेंजेस क्या क्या है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनका नाम बदल के कर दिया गया कि अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे। ओके, और इनमें सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स को वेस्ट कर दिया गया, इनके अधीन कर दिया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो रहेंगे वही सारे सिविल और मिलिट्री इश्यूज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे इंडिया में। ओके, नाउ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और यही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। और सारी लेजिस्लेटिव पावर्स भी
दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में, के लॉज जो भी बनेंगे वो इन द नेम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब बनाए जाएंगे। तो होता क्या है कि इससे पहले, चार्टर एक्ट आने के पहले, कोई भी जो रूल्स बनते थे उसको रेगुलेशंस कहा जाता था। अब इस चार्टर एक्ट के आने के बाद उन सारे रूल्स रेगुलेशंस को एक्ट्स कहा जाने लगा। और ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉमर्शियल बॉडीज़ की जो एक्टिविटीज़ थी उसको तो इसने ख़त्म कर ही दिया और उसको एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे पावर्स को ख़त्म, कॉमर्शियल बॉडी से ख़त्म करके उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। और इसी चार्टर एक्ट के थ्रू क्या होता है कि उन्होंने अटेम्प्ट करी कि इंडिया में ओपन कंपटीशन सिस्टम को लागू किया जाए और यहाँ पे जो है जो सिविल सर्विसेज होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उसमें उनको, इंडियंस को कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, उनको रिगार्ड नहीं करना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए कि वो काम करें और इस कंपटीशन को क्लियर करके सिविल सर्वेंट्स की पोस्ट पे आएँ। लेकिन क्या होता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं और ये जो अटेम्प्ट थी वो अटेम्प्ट ही रह जाती है और ये इस चार्टर एक्ट के थ्रू इंडिया में लागू नहीं हो पाती है। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को समझेंगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ये आता है और ये जो एक्ट है, चार्टर एक्ट, इसको कहा जाता है कि ये सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है, सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है ब्रिटिश इंडिया के लिए। ऑलराइट, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क कहा जाता है इसको। लास्ट ऑफ द चार्टर एक्ट सीरीज़ है ये। इसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आना शुरू हुई और भी सारे एक्ट्स आना शुरू हुए जो हम लोग फर्दर लेसन्स में देखेंगे। और जो इसके फीचर्स थे उसमें तो क्लियरली ये है कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन थी गवर्नर जनरल काउंसिल की, उसको सेपरेट कर दिया गया कि लेजिस्लेटिव बॉडी अलग होगी जो लॉज बनाएंगी और एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग होगी, उनका जो फंक्शन होगा वो अलग होगा, कैसे एग्जीक्यूट करना है चीज़ों को। तो इस चीज़ को अलग कर दिया गया इस एक्ट के थ्रू। ऑलराइट, एंड सिविल सर्वेंट्स की जो ओपन कंपटीशन थी वो स्टार्ट कर दी गई। यहाँ से कैसे स्टार्ट होती है, मकौले कमेटी बनाई गई 1854 में। ये प्रोविज़न को पहले लाया गया, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट, इस एक्ट, चार्टर एक्ट के थ्रू। एंड देन मकौले कमेटी बनाई गई 1854 में इंडियन सिविल सर्विसेज के ऊपर, और उसके बाद इंडियन सिविल सर्विसेज को ओपन कर दिया गया इंडियन सिटीजन्स के लिए कि वो भी अब एग्ज़ाम देके और गवर्नमेंट के लिए अपॉइंट होकर काम कर सकते हैं। ऑलराइट, देन फर्स्ट टाइम इस एक्ट के थ्रू लोकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई इस एक्ट के थ्रू उसको कहा गया इंडियन और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया कि लोकल पीपल भी इसमें, प्रोविंशियल जो लोग हैं जो अपॉइंट होंगे आके और अपने सजेशंस को दे सकते हैं। तो जो न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे वो नंबर 6 लोगों का मेंबर था उसमें, और आउट ऑफ 6 4 मेंबर्स विल बी लोकल, ये प्रोविज़न रखा गया। और ये 4 लोग कहाँ कहाँ से अपॉइंट होके आएंगे, तो ये लोग आएंगे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। All right, then today we are discussing about all the charter acts. Now
In the next session, we will be discussing about Government of India Act, the Crown Rule. अभी तक हम लोग कंपनी रूल्स को देखे, कंपनी ने रूल किया 1858, तो जो भी एक्ट्स आए उसको हमने देखा. नेक्स्ट जो है हम लोग क्राउन रूल को पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, और वही लीड करता है हमें 1947 के आज़ादी तक, तो उस फेज़ को भी हम लोग स्टडी करेंगे. सो दैट्स इट फॉर नाउ, and please do subscribe my channel. If you have any doubt, you can ask down below in the comment section. Like and please share the video. Thank you very much.